चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप सबने सुना होगा कोरोना वायरस। तो ये जो कोरोना वायरस है, कोई भी वायरस है, वो कैसे मल्टीप्लाई करता है? वो मल्टीप्लाई करता है, होस्ट के सेल में एंटर करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को, जो कि डीएनए या आरएनए कुछ भी हो, वो उसको होस्ट के डीएनए से जोड़ देता है। ठीक है? और उसके साथ अपना कॉपी बनाता है और अपना नंबर बढ़ाता है। यही कारण है कि वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना डिफिकल्ट है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, कि वायरसेस जो होते हैं वो हमारे ही सिस्टम को यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर उसके अगेंस्ट में हम लोग मेडिसिन बनाएंगे, तो हम अपने सेल्स को ही टारगेट करेंगे। ठीक है? तो इसको, इसी कारण से वायरसेस के अगेंस्ट मेडिसिन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है? तो अब इसको समझ लो, ट्रांसडक्शन है क्या। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है। सपोज दिस इज बैक्टीरिया 1। ये इसका डीएनए है। ठीक है? अब मान लीजिए कोई बैक्टीरियोफेज है, मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरियोफेज है। अभी हम लोग बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे। ठीक है? और ये इसका डीएनए है। ठीक है? अब इस बैक्टीरियोफेज ने इसको अटैक किया, इस वायरस को। तो मैंने ये बताया कि ये अपना डीएनए जो है, ये जो डीएनए इसका है, वो बैक्टीरिया के डीएनए से इंटीग्रेट कर देगा अपना कॉपी बनाने के लिए, इसमें लाके जोड़ देगा। ठीक है? तो आपको क्या दिखेगा? आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये अपना कॉपी बनाएगा, तो अपना जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बनाएगा। ठीक है? बहुत सारा कॉपी बना लिया इसने। अब ये कॉपी बनाने के बाद इस बैक्टीरिया सेल को ब्रेक कर देगा। ठीक है? इट विल ब्रेक दिस बैक्टीरियल सेल। ठीक है? तो हम कहते हैं, ब्रेक का मतलब लाइसिस, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है? अब जब ये बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होगा, तो ये वायरल पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे। ये जो वायरस ने अपना डीएनए यहां पे इंटीग्रेट किया था, ठीक है, ये जो डीएनए इसने इंटीग्रेट किया था, इसको ये बाहर निकालेगा। तो कभी कभी क्या होता है, इसके डीएनए के साथ थोड़ा सा बैक्टीरिया का डीएनए भी आ जाता है। मतलब क्या हुआ, आपके पास एक ऐसा वायरस आ गया जिसके पास अपना डीएनए तो था ही। मैं पूरा समझा दूंगा फिर से। अब क्या हुआ कि इस जब इसको इसने ब्रेक किया सेल को, तो उससे पहले ये अपना डीएनए जो यहाँ पे इसने इसके साथ लगा दिया था, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, उसको निकालेगा। कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया, ये तो वायरस का डीएनए हो गया, इस वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी आ जाता है। ठीक है? तो अब हमारे पास एक ऐसा वायरस बन गया जिसके पास अपना डीएनए तो है ही है, साथ में जो पहले वाला बैक्टीरिया है उसका डीएनए भी आ गया। ठीक है? अब मान लो कि दूसरा बैक्टीरिया है। सपोज दिस इज बैक्टीरिया 2। ठीक है? अब इस बैक्टीरिया को इस वायरस ने, इस बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, तो सेम चीज होगा। ये इसका डीएनए हो गया। ठीक है?
फिर ये यहां पे अटैच करेगा, ठीक है, और ये डीएनए से इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है, ये डीएनए से इंटीग्रेट हो गया। तो अब पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे वाले बैक्टीरिया के पास पहुंच गया। फर्स्ट बैक्टीरिया का डीएनए सेकेंड बैक्टीरिया के पास पहुंच गया। किसके हेल्प से पहुंचा? इस बैक्टीरियोफेज के हेल्प से। तो हम कहते हैं ट्रांसडक्शन इज बैक्टीरियोफेज mediated transfer of DNA from one bacteria to another। समझ में आया? मैं फिर से समझा दे रहा हूं, देखो, मैंने कहा कि जो वायरसेस होते हैं वो अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो अपने डीएनए सेल को अटैक कर उसके डीएनए से जोड़ देते हैं। जो वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है, दैट इज रिफर्ड एज बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इस वायरस ने इसको अटैक किया, इस बैक्टीरिया को, अपना डीएनए इससे जोड़ दिया। तो लाल वाला जो देख रहे हो वो इस वायरस का डीएनए, उसने अपना कॉपी बनाया। उसके बाद इस बैक्टीरियल सेल का ये लाइसिस कर देगा। दिस इज लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। जब बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होगा तो ये वायरस जो बना वो रिलीज हो जाएगा। जो इसने अपना डीएनए यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, जोड़ा था, उसको भी निकालेगा। कभी कभी क्या होता है कि वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी आ जाता है। तो आपके पास एक ऐसा वायरस बन गया जिसके पास अपना डीएनए भी है प्लस उस बैक्टीरिया का भी डीएनए है, पहले वाले बैक्टीरिया का। अब इसने क्या किया, इसको अगले बैक्टीरिया को अटैक किया तो फिर अपना डीएनए इससे जोड़ देगा। तो अब इसके पास वायरस का भी डीएनए है, पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए भी इसके पास पहुंच गया। तो क्या हुआ, इस बैक्टीरियोफेज के हेल्प से इस बैक्टीरिया का डीएनए इसके पास पहुंच गया। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसडक्शन इज बैक्टीरियोफेज मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। समझ में आया? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर किसके हेल्प से? बैक्टीरियोफेज के हेल्प से, ठीक है। थोड़ा डाउन लिख लीजिए, फिर उसको बना लीजिएगा। ट्रांसडक्शन इज, वायरस मल्टीप्लाई होता रहेगा यार, वायरस का क्या होगा, वायरस मल्टीप्लाई होता रहेगा। वायरस ने तो सबकी वाट लगा रखी है, वायरस का क्या होगा, हमारा क्या होगा ये सोचो। वायरस का कुछ नहीं होगा। थर्ड वन, इट इज बैक्टीरियोफेज mediated, it is bacteriophage mediated transfer of DNA, bacteriophage mediated transfer of DNA from one bacteria to another, from one bacteria to another। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए जल्दी से। सर तो वो बैक्टीरिया एक का डीएनए जो वायरस में, तो वो बैक्टीरिया दो के पास चला जाएगा। हाँ यही होता, पहले का डीएनए दूसरे के पास पहुंच जाता है। इसी को बना लीजिए इसको। बन गया? ओके ना, बना लिया ना सबने? समझ में आ गया सबको?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। तो हम बैक्टीरिया को दो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है मैडम, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर दोनों में एक चूज करना, यू विल गो फॉर सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं है, यू विल गो फॉर सेल मेम्ब्रेन। और दोनों है और ऐसा चॉइस है कि दोनों ऑप्शन में है तो दोनों, लेकिन एक को अगर प्रेफरेंस देना, यू विल गो फॉर सेल वॉल। मैं आपको बता चुका हूं। मैडम, bacteria is divided into two different groups. Bacteria is divided into two different groups, that is archaebacteria and eubacteria. Archaebacteria and eubacteria on the basis of cell wall and cell membrane structure. On the basis of cell wall and cell membrane structure. ठीक है, क्या डिफरेंस है देखो। अगर आपको यू बैक्टीरिया का याद होगा तो हमने आपको बताया था, यहां पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, वहां पे म्यूरिन पार्ट होता है। ठीक है, जैसे नाम, ठीक है, यहां पे म्यूरिन नहीं होता है, यहां पे स्यूडो म्यूरिन होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे नाम होता है, दैट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यहां पे क्या होता है, म्यूरिन की जगह वी हैव सेल वॉल में स्यूडो म्यूरिन। मतलब क्या है, ये जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, दैट इज नाम, इट इज रिप्लेस्ड बाय एन एसिटाइल टैलोजा मिनोरॉनिक एसिड। नाम बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, स्यूडोम्यूरिन याद रखिएगा। मैडम, in case of wall of archaebacteria, cell wall of archaebacteria, in case of cell wall of archaebacteria, क्या लिखा था मुझे दिखा नहीं। In case of cell wall of archaebacteria, in place of murin, 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 pseudomurin is present. Pseudomurin is present. Where N-acetyl muramic acid, where N-acetyl muramic acid is replaced by N-acetyl talosa minoronic acid, N-acetyl talosa minoronic acid। ठीक है ना। नेक्स्ट,
जब आप दोनों के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया का, तो आप क्या देखोगे? ऑन मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया वी हैव ब्रांच चेन लिपिड्स, we have branch chain lipids. थोड़ा डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. On membrane of archaebacteria, on membrane of archaebacteria, branch chain lipids are present. Branch chain lipids are present, which provides stability to membrane, which provides stability to membrane under unfavorable condition. Under unfavorable condition. Minuronic acid, RONIC, minuronic acid. ठीक है, लिख लिया? Radionating archaebacteria. Radionating archaebacteria. ओके, तो आर्की का मतलब क्या होता है? आर्की का मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरिया. एंशिएंट बैक्टीरिया इसको क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल इट एंशिएंट बैक्टीरिया? ठीक है, इसको एंशिएंट बैक्टीरिया इस यहां पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का दिमाग नहीं लगाएंगे. ठीक है, ओके. तो यू बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दिमाग नहीं लगाएंगे. ठीक है ना. जो आर्की का मतलब वर्ड है, आर्की का मतलब होता है एंशिएंट. व्हाई वी कॉल इट एंशिएंट बैक्टीरिया? वी कॉल इट एंशिएंट बैक्टीरिया because they are still found in those habitat which resembles ancient earth condition. मतलब जब हमारा धरती बना था तो जो कंडीशन था, मार्सी एरिया हुआ, हाईली एसिडिक कंडीशन हुआ, ठीक है, हाई टेम्परेचर हुआ, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हुआ, तो वैसे कंडीशन में ये मिलता है जो कि इनिशियल फेज में अर्थ पे था. तो दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज आर्कीबैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया. ऐसा माना जाता है कि दे आर द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन प्लैनेट अर्थ. दैट मींस देयर ओरिजिन इज कंसीडर्ड टू बी को-टर्मिनस विद ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. मतलब अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ है वो पहला लाइफ फॉर्म यही है, ऐसा ये माना जाता है. ठीक है, ट्राई डाउन. दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज आर्कीबैक्टीरिया. दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज आर्कीबैक्टीरिया. को टर्मिनस का मतलब दो इवेंट का एक साथ होना. मतलब अगर मैं कमरे से बाहर निकला उसी समय कोई कमरे में अंदर घुसा तो कहेंगे दीज टू इवेंट्स आर को-टर्मिनस, एक साथ हुआ, टाइम में एक ही समय में हुआ दोनों. ठीक है, अभी लिखवा दूंगा. राइट डाउन. दे आर, क्या बोल रहा था मैं? आर्कीबैक्टीरिया. टर्म आर्की मींस एंशिएंट. Term archaea means ancient. So they are referred as ancient bacteria. So they are referred as ancient bacteria because they are still found in those habitat, because they are referred as ancient bacteria. They are referred as ancient bacteria because they are still found in those habitat
because they are still found in those habitat which resembles ancient earth condition, ancient earth condition, धीरे धीरे they are found in ancient earth condition. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर ओरिजिन इज कंसीडर्ड टू बी, कहां से यार, मेरे को ना याद नहीं, मैं फिर से ये कह रहा हूं, मैं कुछ याद करके नहीं आता हूं क्लास में, मैं बस फ्लो में पढ़ाता रहता हूं, ठीक है, तो कहां से स्टार्टिंग, कहां से ये वो मुझे याद नहीं रहता, मैं बोल के भूल जाता हूं, तभी आगे पढ़ा पाता हूं, तो पूछे वाला याद रहेगा तो क्या मैंने ये कहा कि दे आर रिफर्ड एज एंशिएंट बैक्टीरिया बिकॉज दे आर स्टिल फाउंड इन दोज हैबिtat which resembles ancient earth condition, which resembles ancient earth condition. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, their origin is considered to be, their origin is considered to be coterminous, their origin is considered to be coterminous with origin of life on planet Earth, origin of life on planet Earth, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, they are referred as extremophiles, they are referred as extremophiles, extremophiles, philes, extremophiles का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सट्रीम कंडीशन को लव करे, फाइल मींस लविंग, दे आर रिफर्ड एज extremophiles because they are found in extreme environmental conditions, they are found in extreme environmental condition like marshy area, high salt concentration, marshy area, high salt concentration, low pH, high temperature, etc. ठीक है ना,
अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब इनके पास ऐसा क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। राइट डाउन, दे आर एबल टू सर्वाइव, दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, अंडर low pH and high temperature, low pH and high temperature. Right? They are able to survive under extreme condition because of following regions, because of following regions. ठीक है, फर्स्ट presence of pseudomurine, presence of pseudomurine in cell wall, presence of pseudomurine in cell wall. Second, presence of branch chain lipids on membrane, presence of branch chain lipids, branched chain lipids on membrane. नेक्स्ट पॉइंट, ये अभी आपने बायोमोलिक्यूल तो नहीं पढ़ा है ना, अभी आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा हूं, फिर अगला पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा डीएनए तो सुना होगा ना टर्म, डीएनए, डीएनए टर्म तो सबने सुना है, ठीक है ना। अब देखो डीएनए में क्या होता है, बेसेस होते हैं, 4 बेस होता है डीएनए में, एक होता है एडेनिन, एक होता है थाइमिन, ठीक है, एक होता है ग्वानिसिन, एक होता है साइटोसिन, एटीजीसी, आप लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है, 11th में बायोमोलिक्यूल में। ए हमेशा टी के साथ या टी हमेशा ए के साथ पेयर करता है, सी हमेशा जी के साथ या जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है, पेयर होता है एटी पेयर, जीसी पेयर, ठीक है। तो ये जो पेयरिंग होता है उसके समय में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब ए और टी पेयर करेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, और जब जी और सी पेयर करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। When there is pairing between A and T, there is formation of 2 hydrogen bond, and when there is pairing between G and C, there is formation of 3 hydrogen bonds. तो अब ये बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एटी पेयर या जीसी पेयर। अगर मुझे इसको ब्रेक करना है इस बॉन्ड को तो जीसी होगा, जीसी एटी नहीं होगा बेटा, जीसी होगा, क्योंकि जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना, तो जीसी पेयर ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब आप आर्कीबैक्टीरिया के डीएनए को देखोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि वहां पे अमाउंट ऑफ जीसी इज फार ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ एटी। समझ में आया, मतलब वो डीएनए को क्या प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ में आया सर? आरएनए में क्या होता है? अरे यार डीएनए में रहो ना, आरएनए में नहीं पढ़ाऊंगा, आरएनए आप पढ़ोगे 12th में जाके या बायोमोलिक्यूल में। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, लेकिन वो फिर रायता फैल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं बोलता रहूंगा, फिर उसके लिए मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा, उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, तो अभी उसमें नहीं जा रहे हम। वो आप बायोमोलिक्यूल में जूलॉजी में पढ़ोगे, आपको मनीष से डिटेल में पढ़ाएंगे, डॉक्टर कुमार मनीष जूलॉजी में आपको बायोमोलिक्यूल डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
amount of GC pair in DNA of archaebacteria is far greater than amount of AT pair. ठीक है, लिख लिया? ना, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया में डीएनए होता है, इट इज पैकेज्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलीएमाइन्स। ये पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ जब न्यूक्लियोइड बताया हुआ, ठीक है? तो यहां पे पॉलीएमाइन्स नहीं होता है, यहां पे हिस्टोन लाइक प्रोटीन होता है, जैसा कि हमारे यूकैरियोट्स के डीएनए को पैकेजिंग के लिए जो यूज होता है, वैसे ही हिस्टोन लाइक प्रोटीन यहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना डन। In case of archaebacteria, DNA is packaged with the help of histone-like protein. DNA is packaged with the help of histone-like protein. In bracket write down as present in eukaryotes. In bracket write down as present in eukaryotes. ठीक है, which provides extra stability to DNA of archaebacteria. ठीक है ना। अब हम आर्कीबैक्टीरिया को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इन विच इट इज प्रेजेंट। कैसे हैबिटेट में ये लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिवाइड देम इनटू। What is the difference between histone and histone protein? अरे हिस्टोन इज ए प्रोटीन, देयर इज नो डिफरेंस हिस्टोन एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन इज ए प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट्स व्हाई वी से हिस्टोन प्रोटीन, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कि वो प्रेजेंट कहां है। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्कीबैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 different types. Archaebacteria is divided into 3 different types on the basis of habitat, in which they are present. ठीक है, फर्स्ट इज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या होते हैं? ठीक है, दे आर दोज बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन मार्सी एरिया।
दलदल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। तो जहां पे दलदल होगा, आपने अगर न्यूज वगैरह में देखा होगा तो बहुत सारे लेक्स वगैरह में जहां पे बहुत ज्यादा कचरा है वहां पे आग लग जाता है, ऐसा न्यूज में दिखा है, बैंगलोर में कुछ समय पहले हुआ था। तो वो बेसिकली ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस बाय दीज मिथेनोजेंस like methanobacter, methanococcus, etc. Right on. They are present in marshy area. They are present in marshy area. Marshy means daldal, where it is responsible for production of methane gas, where it is responsible for production of methane gas. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लिख लीजिए। मिथेनोबैक्टर, मिथेनोकोकस, एक्सेट्रा। मिथेनोबैक्टर, मिथेनोकोकस, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए। दे आर ऑब्लिगेट anaerobe. They are obligate anaerobe. ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब है कि दे कैन सर्वाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। राइट ऑन। दे आर ऑब्लिगेट एनारोब, दैट इज दे कैन सर्वाइव only in the absence of ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो गाय भैंस होता है, कैटल्स जो होते हैं, उनके स्टमक में प्रेजेंट होता है, रूमिनेट एनिमल्स के जो चारा खाते हैं। वहां पे इनका काम क्या है? जो ये चारा खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है। प्लांट का सेल सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज का अमाउंट, हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन गाय भैंस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये जो मिथेनोजेंस है उनके जो स्टमक में प्रेजेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटिव ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। हाँ, गट ऑफ रूमिनेट, यस, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटिव ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। थोड़ा डाउन इन गट ऑफ, अरे दे सीक्रेट सेलुलोज नहीं भाई, किसने कहा? सेलुलोज तो उसके जो गाय भैंस चारा खाते हैं, घास वगैरह, निवारी वगैरह, उसमें जो सेलुलोज होता है वो सेलुलोज का होता है। किसने कहा सेलुलोज सीक्रेट करता है? किसने बताया आपको? कहां पढ़ा आपने कि सेलुलोज ये सीक्रेट करता है? ना, मैडम
they are present in gut of ruminate animals, gut of ruminate animals, where they are responsible for, where they are responsible for fermentive breakdown of cellulose, fermentive breakdown of cellulose, thus helps in digestion of cellulose, digestion of cellulose. आपने सुना होगा गोबर गैस प्लांट वगैरह जो होता है, जिसमें गोबर डालते हैं, फिर उससे गैस निकलता है, उसको घर में फिर हम लोग पाइप करके ले जाते हैं, फिर उससे जला के खाना वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं बहुत जगह. तो ये जो गैस प्रोड्यूस होता है मीथेन, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ दीज बैक्टीरिया मिथेनोजेंस. ठीक है. थर्ड वन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ methane gas in biogas or gobar gas plant. They are responsible for production of methane in biogas or gobar gas plant. Now, second group. हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स. हेलो का मतलब क्या होता है सर? टेस्ट में कहां तक आएगा? टेस्ट में जहां तक पढ़ा, देखो मेरा सिलेबस जहां तक पढ़ा दिया सब सिलेबस है. ये बीच में टेस्ट कहां से आ गया? जब पढ़ा दिया सब सिलेबस है, पढ़ते रहो. ठीक है. जो पढ़ा दिया सब सिलेबस है. सर, इफ दे डोंट सीक्रेट सेल्यूलोज then how they help in ब्रेक डाउन करता है यार, उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर. सेल्यूलोज, दे डोंट हैव एबिलिटी टू सीक्रेट सेल्यूलोज इन दैट, और पूरा नहीं डाइजेस्ट होता है वो. शुगर का फर्मेंटिव ब्रेकडाउन हो सकता है भाई, हम लोग पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह आगे आता है. फर्मेंटिव ब्रेकडाउन इज पॉसिबल. गाय भैंस जितना चारा खाती है वो सब का सब नहीं डाइजेस्ट कर लेती. ठीक है. नेक्स्ट इज हेलोफाइल्स. हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, फाइल्स का मतलब लविंग. तो दैट मींस आर दोज बैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट इन अ मीडियम वेयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज वेरी हाई. थर्ड वन, आर दोज बैक्टीरिया which are present in medium where concentration of salt is very high. Where concentration of salt is very high. ठीक है, लिख लिया. They are present in medium where concentration of salt is very high. They are present in medium where concentration of salt is very high. Like Halococcus, Halobacter, like Halococcus, Halobacter, Halococcus, etc. जिसको सेल्यूलोज पे डाइट है ना, वो मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज करके मेरे से पूछ लेना. सेल्यूलोज पे मत अटको भी यहाँ पे. ठीक है ना. Halococcus, Halobacter, etc. Now next,
अब मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसे मीडियम में प्रेजेंट है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज हाई, ठीक है, दे हैव हाई प्रेजेंट इन मीडियम वेयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज हाई। तो अगर किसी सेल को, मान लो ये एक सेल है, उसको ऐसे मीडियम में आपने प्लेस कर दिया जहां कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो हाई है, तो क्या होगा, उससे पानी बाहर जाएगा और सेल का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे मेंटेन हाई इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और अगर इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो 10% से नीचे हो गया, इट विल लीड टू डेथ ऑफ बैक्टीरिया। हाउ, व्हाट, हाउ, क्या हाउ, क्या पूछ रहे हो यासिका, हाउ मतलब व्हाट, हाउ दे मेंटेन, they can accumulate salt in their body, there is a physiology and this is a physiological requirement, if they have to survive they have to maintain internal concentration। बहुत सारे तरीके से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन पंपिंग से हो सकता है कि बाहर से अंदर की तरफ एनर्जी यूटिलाइज करके पंप कर लेंगे, क्या दिक्कत है। थर्ड वन, they maintain high internal concentration of salt, they maintain high internal concentration of salt, and if internal concentration of salt, if internal concentration of salt falls below 10%, falls below 10%, it leads to death of bacterial cell, it leads to death of bacterial cell। चलिए आज के लिए इतना। they maintain high internal concentration of salt, and if this concentration falls below 10%, falls below 10%, death of bacterial cell takes place, death of bacterial cell takes place, ठीक है। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।